अब आपको मैं उसी दौर की एक घटना सुनाता हूँ कि उसी दौर में हमारे जब पहले दौर की परीक्षा के बाद कुछ बच्चों ने अच्छे अंक लाए, तो एक ऐसी बच्ची भी थी कि जो इंदौर के एक फुटपाथ पर रहकर अपना जीवन यापन करती थी, और उस जीवन यापन के बीच में उसने 68% लेके आई। वो अखबार में खबर आई कि एक सड़क पर रहने वाली बच्ची 68% लेके आई है। वो खबर मैंने पढ़ी, मेरे मन में मुझे ऐसा लगा कि इस बच्ची को सड़क पर रहकर इसने इतने अंक बनाए, काश इसके पास घर होता तो ये और अच्छे से पढ़ पाती। इस बात को मैंने वहां के कलेक्टर महोदय को पत्र लिखकर अनुरोध किया और व्यक्तिगत दूरभाष पर चर्चा की कि सर, अगर आप कहें तो इसको एक मकान मिल सकता है, हम तमाम लोगों को मकान देते हैं, और एक मकान इस बच्ची के परिवार को मिल गया तो शायद इसका जीवन बन जाएगा। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया और नगर निगम कमिश्नर से बात करके उसको एक अच्छी जगह पर एक फ्लैट 1 BHK दिया। ये हमारे लिए बहुत उपलब्धि की बात है और बहुत संतुष्टि की बात है मैडम, कि हमारे कहने से जी एक बच्ची जो जी फुटपाथ पर रहकर पढ़ रही हो, उसके लिए एक 1 BHK का फ्लैट निःशुल्क सरकार ने दिया हो, सरकार के कलेक्टर ने दिया हो। ये मध्य प्रदेश आयोग की सफलता में शामिल होता है और ये हमारे लिए बहुत संतुष्टिपूर्ण बात होगी। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं जो भी रिकमेंडेशन हम करते हैं, निश्चित तौर पर देर सवेर हमारी बात को सुना जाता है। हम सरकार को धन्यवाद देते हैं, हम उसका एक अंग है, लेकिन बच्चों की मॉनिटरिंग, बच्चों की चिंता करना हमारा काम है। जहां उनको हमें लगता है कि बच्चों के हितों की रक्षा नहीं हो रही है, उस जगह हमको खड़े होकर उनकी चिंता करना, उनके अधिकारों के लिए लड़ना, उनके हक के लिए बात रखना, ये हमारी जिम्मेदारी है और वो हमें निश्चित तौर पर सरकार के माध्यम से पूर्ण होती है और हमारी बात को सुना जाता है। जी जी ब्रजेश जी, जब आप लोग निरीक्षण के लिए जाते हैं तो ऐसी कौन-कौन सी खास चुनौतियां हैं जो आपके ध्यान में आती हैं, चाहे वो शिक्षण संस्थान को लेकर हो, चाहे वो मदरसों को लेकर हो, चाहे वो बाल गृह को लेकर हो, और बाल आयोग इन चुनौतियों का सामना कैसे करता है? जी, जब हम मैं लगभग यहाँ पर आयोग के नाते, आयोग के सदस्य के नाते, परिवार के नाते मैं 24 से 25 जिलों में भ्रमण कर चुका हूँ और लगभग मैंने सभी वहाँ के हमारे जो 108 गृह हैं या जिन जिन जिलों में भी गृह होते हैं, तो हमारी पहली जिम्मेदारी होती है कि हमारे जो बच्चे हमारी निगरानी में रह रहे हैं, यानी सरकार की निगरानी में रह रहे हैं, तो पहले उनको देखा जाए। उनके साथ साथ वो बच्चे जो हमारे अन्य छात्रावासों में रहते हैं, जो पढ़ाई करते हैं, जो शिक्षण संस्थानों में रहते हैं, कहीं न कहीं उनको भी देखना हमारी ज़िम्मेदारी है। और जब हम उनको देखने जाते हैं, तो हम उनके शारीरिक, मानसिक सभी स्थितियों का आकलन करते हुए ए से जेड तक पूरा हम निरीक्षण उस संस्थान का करते हैं। हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौतियाँ आती है। एक तो सरकार के वो अंग जो उस व्यवस्था के तहत काम करते हैं, चाहे वो वार्डन हों, चाहे वो वहाँ के ब्लॉक अधिकारी हों, चाहे वो उसमें काम करने वाली शिक्षिकाएँ हों, चाहे वो टीचर हों, चाहे प्रिंसिपल हों और उस शिक्षण संस्थान के प्रमुख हों। तो एक तो वो जिस तरीके से काम कर रहे होते हैं, एक वो सरकारी सिस्टम में काम करते हैं और हम जाते हैं तो हमारा दृष्टिकोण ये होता है कि हमारे बच्चे को सारी सुविधाएं वो मिलनी चाहिए जो सरकार ने उसके अधिकार दिए हैं, सरकार ने उसके लिए उपलब्ध कराई है, चाहे वो खाने पीने की हो, चाहे वो रहने की हो, चाहे वो शिक्षा की बात हो। तो ये सारी सुविधाएं उसको मिल रही है या नहीं मिल रही है, तो उसको देखना हमारा काम। तो प्रथम दृष्टा हम सबसे पहले जाके जब निरीक्षण करते हैं तो ये सारी चीजें देखते हैं, तो उसमें कई बार ऐसी परिस्थितियां बनती है कि हमें उनका सामना करना पड़ता है, एक चुनौती के रूप में व्यवधान पैदा होता है। कई बार हमें ऐसी स्थिति बनती है कि हमें कई लोगों पर कार्रवाई के लिए भी मजबूर होना पड़ता है और हमें रिकमेंडेशंस करनी पड़ती है। मैं आपको एक घटना बताऊं कि एक आदिवासी जिले डिंडोरी में मैं जबलपुर में था और मुझे एक तत्काल खबर पता चली मीडिया के माध्यम से कि एक आदिवासी बच्चे को 11 साल के 8 साल के मध्याह्न भोजन के दौरान गरम दाल से जला दिया गया है। मेरे मन में बहुत पीड़ा हुई। मैं तत्काल जी वहां से गाड़ी उठा के निकला और डिंडोरी पहुंचा और डिंडोरी में उस बच्चे को सरकारी अस्पताल में मिलने गया तो देखा कि बच्चा भारी कष्ट में है और उसके जगह जगह घाव के निशान थे। अस्पताल के सभी प्रबंधन के लोग थे। मैंने मौके पर कहा कि इसको अच्छे से अच्छा इलाज हो, तत्काल स्वस्थ हो जाए। पता चला कि ये घटना 8 दिन पुरानी है और हमारे जिम्मेदार लोगों ने, शासन के जिम्मेदार लोगों ने, जिनके नीचे ये कृत्य हुआ, ये गंभीर घटना हुई, उन्होंने जो ये घटना छुपा रखी थी 8 दिन से, जी ये बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर बात थी जी मेरे लिए कि पता चला मुझे कि 8 दिन से घटना को दबाया जा रहा है। तत्काल मैंने इस घटना के सारे जिम्मेदार लोगों को एकत्रित किया और कहा कि देखिए बहुत बड़ी गलती है, घटना होने के बाद आपने 8 दिन छुपाई, ये और भी बड़ी गलती है। मैंने वहीं से
कलेक्टर महोदय को अनुरोध किया और कहा कि जिम्मेदारों पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये एक बच्चे की घटना का सवाल नहीं है, ये व्यवस्था का ऊपर प्रश्न चिन्ह है कि आपके नाक के नीचे 8 दिन तक कोई घटना दबी रहे और प्रशासन को पता नहीं चले, जिम्मेदारों को पता नहीं चले, हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तत्काल कलेक्टर ने संज्ञान लेते हुए 3 लोगों को सस्पेंड कर दिया, एक का इंक्रीमेंट रोक दिया, जो जिम्मेदार था रसोईया उसको बर्खास्त कर दिया। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं, लेकिन केवल इतने से न्याय नहीं मिल पाता बच्चों को, हमारे लिए जरूरी है कि और उससे आगे करें। वहीं हम मदरसों में देखें तो केवल धर्म की तालीम के नाम पर जो शिक्षा दी जाती है, वो केवल एक शिक्षा की आड़ में उन बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। एक मामला हमारे सामने ऐसा आया, एक व्यक्ति ने, उसी समुदाय के जो है व्यक्ति ने हमें आवेदन दिया कि मेरी बच्ची के एक मदरसे में बाल काट दिए गए हैं और मेरी बिना परमिशन के काट दिए गए हैं। तो निश्चित तौर पर हमें लगा कि ये जो मदरसों के नाम पर जो धर्म की तालीम दी जा रही है, इसमें कहीं ना कहीं उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, उनके राइट्स का हनन हो रहा है। तो इस बात का पता लगाने के लिए मैंने निरीक्षण किया, तो पता चला कि बिना परमिशन के वहां पर एक बंद कमरे में, ऊपर छत पे बने हुए कमरे में 4, 5, 7 बच्चियां रह रही है और उनके माता पिता से यह विश्वास दिलाकर लाई गई है कि हम इनको धार्मिक तालीम दे रहे हैं और इनको हम भगवान के, गुरु के, अल्लाह के नाम पर जो है वो धार्मिक शिक्षा दे रहे हैं और इनको हम अल्लाह के पास जो है वो अल्लाह का ज्ञान हम इनको देना चाहते हैं। तो 5-5 हजार रुपए की राशि लेकर, ना कोई परमिशन, ना कोई छात्रावास की परमिशन, इलीगल तरीके से इन मदरसों का चलाना और उनके नाम पर उन्हीं बच्चियों के अंग भंग, छद विकृत करके उनके परिवार के बिना परमिशन के इस तरीके के कृत्य करना, हमने उसके खिलाफ कार्रवाई कराई, वो मदरसा बंद कराया। फिर हमने मदरसों की जानकारी मांगी तो पता चला कि 500 मदरसे अवैध रूप से चल रहे हैं, जिनका कोई छात्रावास पंजीकृत नहीं है, और 5-5 हजार रुपए राशि लेकर उन्हीं के लोगों को बेवकूफ बनाकर धर्म के नाम पर तालीम दी जाती है। तो कहीं ना कहीं एक चेहरा हमें जो ये भी दिखता है, ये भी हमारे सामने चुनौती के रूप में आता है। उसी दौरान जब हमने ये बंद किया तो हमें तमाम जो है उनके बड़े बड़े धर्म गुरुओं के फोन आए कि साहब ऐसी हमसे क्या दिक्कत है, आप इस तरीके का व्यक्तिगत रूप से हमारे मदरसों पर प्रहार कर रहे हैं। तो हमने कहा बच्चा कोई धर्म जाति का नहीं होता, हम सबके लिए काम करते हैं, आयोग न्याय की भूमिका में है। कोई भी बच्चा हो, अगर उसके साथ गलत हुआ है तो न्याय दिलाना हमारा अधिकार है और उसका संवैधानिक अधिकार है। तो इस बच्चे के आपने बाल काटे हैं और बिना परमिशन के काटे हैं, तो ये बच्चा किसी भी धर्म जाति का हो, हमारा कोई टारगेट नहीं है, लेकिन हम बच्चों के लिए काम करते हैं। तो आपने गलत किया है, ये मदरसा इलीगल है, अवैध रूप से चल रहा है, और जो भी अवैध रूप से चलेगा हम उसको बंद करेंगे, ये हमारा कर्तव्य है। तो ऐसी चुनौतियां हमारे सामने आई, हमको तमाम तरीके के दबाव आए। तो ऐसी कई बार ये चीजें हमारे सामने आती है, इन मदरसों के नाम पर जो तालीम दी जा रही है, और कहीं ना कहीं ये जो है वो इलीगल तरीके से दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो जिस तरीके की चुनौतियां हम निरीक्षण के दौरान जाते हैं, तो ये नए नए प्रकार के हमारे सामने चुनौतियों के रूप में दबाव आते हैं, कई चीजें आती है, लेकिन फिर भी हमारा जो काम है वो हमें करना है, और ये आयोग का कर्तव्य है बच्चों को उनके हक को दिलाना, उनके अधिकारों को संरक्षित करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो इस मदरसे के उस आपकी जो व्याख्यान जो आपने बताया उससे थोड़ा सा ध्यान कन्वर्जन पे भी जाता है। तो क्या मध्य प्रदेश में भी बच्चों के कन्वर्जन के या चाइल्ड ट्रैफिकिंग के इस तरह के कोई सिचुएशन, क्योंकि आंकड़े कई बार जो है मध्य प्रदेश के इस चीज में हाईलाइट किए गए हैं, तो उस में क्या स्थिति है मध्य प्रदेश की, और उससे आयोग कैसे निपट रहा है अगर ये कन्वर्जन और ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो रही है? निश्चित तौर पर मैं ये कहूंगा एक जिम्मेदारी के साथ कि कुछ मामले ऐसे आए हैं जो साइबर क्राइम के रूप में हमारे सामने उपस्थित, यानी हमारे सामने एक जानकारी के रूप में आए कि कुछ लोग हमारी छोटी बच्चियों को बरगलाकर, बहला फुसलाकर उनसे झूठे नाम से शादी विवाह कर लेते हैं, और जब उनकी स्थिति, जब वो बालिग हो जाती हैं, तब उनके साथ एक अत्याचार होता है और उसे उस हाल में छोड़ दिया जाता है, उस परिस्थिति में छोड़ दिया जाता है कि वो किसी भी लायक ना रहे। ऐसी स्थितियां हमारे सामने भी आई है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं आरोपी बहुत चतुराई से काम करता है, और वो जब उस बच्ची को बरगलाता है तब वो जुवेनाइल होती है, और जब शादी करता है तब वो बालिग हो जाती है, और शादी करने के बाद वो उसके साथ तमाम अत्याचार करता है। इस तरीके के हमारे सामने साइबर के रूप में कई ऐसे मामले आए कि जिनमें कोई भी घटना में देखेंगे तो फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से दोस्ती करना, वहां पर कुछ और अपना
चेहरा प्रदर्शित करना और बाद में उसकी जमीन जो हकीकत देखेंगे तो कुछ और निकलना, ऐसे मामले पूरे प्रदेश में अब हमें देखने को मिले हैं, पहले से भी देखने को मिले हैं और अब लगातार बढ़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये वो लोग हैं जो यही नहीं, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता में बैठकर फेसबुक के माध्यम से जुड़ जाते हैं। अच्छा, जो हमारी बच्चियां होती है वो भोली भाली होती हैं, जो छोटी उम्र में और बहुत कच्ची उम्र में फिसल जाती है, वो नहीं समझ पाती कि ये वो लोग हैं जो इनको धोखा दे रहे हैं, धर्म के नाम पर, चेहरे के नाम पर बदल के और कहीं ना कहीं उनको बरगला के इस तरीके के। तो उसमें आयोग लगातार साइबर क्राइम के बारे में बच्चों को जानकारी स्कूल के माध्यम से, स्कूल में जब हमारा शिविर वगैरह लगता है तो हम सोशल संस्थाओं के माध्यम से ये जानकारी उपलब्ध कराते हैं। टीचरों की जब हम कोई ट्रेनिंग या कार्यक्रम करते हैं तो वहां हम गुड टच, बैड टच इत्यादि सभी प्रकार की जो हमारी जुवेनाइल से जुड़ी जो जिस प्रकार की हमारी ट्रेनिंग का एक हिस्सा है कि हम बच्चों तक सभी एजुकेशन को कैसे पहुंचा सकें, सभी जानकारियों को कि उनके साथ किस तरीके के अपराध होते हैं। खासकर अभी के समय में जब से ऑनलाइन पढ़ाई का मामला चला है, जब से साइबर क्राइम को काफी बढ़ोतरी हुई है और साइबर एक्सपर्ट के माध्यम से हम लगातार शिविर के माध्यम से, अभी कोरोना चल रहा है नहीं तो हम कई स्कूलों में ये शिविर लगवाते और हमारे पहले भी कई कार्यक्रम हमने इस तरीके के आयोजित करवाए हैं और उनके माध्यम से उन बच्चों तक जानकारी पहुंचाने की कोशिश की है कि बेटा बच्चों, साइबर के माध्यम से यानी फेसबुक इस तरीके के या सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ लोग आपको धोखा देते हैं, आपको प्यार के जाल में फंसाते हैं और कहीं ना कहीं ये एक धर्म परिवर्तन का माध्यम है। मध्य प्रदेश सरकार ने धर्म स्वतंत्र अधिनियम बना दिया है और ये एक्ट आने के बाद अभी कई मामले वह दर्ज भी हुए। तो ऐसी जी स्थिति में जैसे जैसे मामले आते जा रहे हैं उस पर हम बहुत सख्ती से कहीं ना कहीं हमारी निगरानी है और निश्चित तौर पर कुछ इस तरीके के मामले जैसे ही आएंगे हम उनके खिलाफ कार्रवाई कराते हैं। एक आध दो मामलों में हमने कार्रवाई कराई है और आगे जिस तरीके के मामले आएंगे निश्चित तौर पर आयोग उसमें सक्रियता के साथ काम कर रहा है और बच्चों तक जानकारी पहुंचा रहा है साइबर एक्सपर्ट के माध्यम से। जहां भी जो कार्यक्रम होता है हम कोशिश करते हैं कि बच्चों तक ये जानकारी पहुंचे। ये सोशल मीडिया अच्छे उपयोग के लिए भी और दुरुपयोग के लिए भी, तो इसका शिकार ना बने, साइबर बुलिंग का शिकार ना बने। इस तरीके की जानकारियां बच्चों को समय समय पर विभाग के माध्यम से, हमारे माध्यम से, संस्थाओं के माध्यम से उपलब्ध कराई जाए। जी ब्रजेश जी, हम एक इस चीज को भी जानना चाहेंगे कि कोविड-19 से अनाथ बच्चों के लिए तो जो स्थिति बनी बनी, पर उनके साथ क्या हुआ जो जिनका रोजगार गया, जिनके पेरेंट्स का या जिनके माता पिता का रोजगार गया, तो उस दौरान फिर उन बच्चों को भी एक तरह से बाल श्रम में उनको भी चाइल्ड लेबर की तरह इस्तेमाल किया गया और उसको लेके ट्रैफिकिंग भी हुई है। और कई इससे जुड़ा हुआ कुछ आपके पास कोई अनुभव आपका रहा हो कोविड-19 के दौरान, क्योंकि स्थिति ऐसी थी और बाहर के भी उसमें अखबारों में और हिंदुस्तान के उसमें भी इसका काफी मेंशन है मध्य प्रदेश को लेकर। जी, जी निश्चित तौर पर इस कोविड महामारी के पहले दौर के बाद भी ये कुछ परिस्थितियां हमारे सामने ऐसी आई जिनमें हमारे बच्चों का इस्तेमाल श्रम के लिए यानी कि बाल श्रम कराया जा रहा था। ऐसी दो चार घटनाएं हमें बिल्कुल निश्चित तौर पर हमारे सामने आई है और एक जबलपुर की घटना है जिसमें एक बेकरी के कारखाने में 17 बच्चे जो है वो नाबालिग बच्चों से काम कराया जा रहा था। उसको जैसे हमें जानकारी मिली, हमने तत्काल प्रशासन को अलर्ट करके और पूरे बच्चों को रेस्क्यू कराया, क्योंकि वो निश्चित तौर पर वो बच्चे थे जो जुवेनाइल थे और सारे जो है वो एक अंधेरे से कमरे में पीछे बेकरी का काम कर रहे थे और कहीं ना कहीं उनको जो है वो लालच देकर उस बेकरी के काम में लगाया गया था। तो उस पूरे प्रकरण में हमने चाइल्ड लाइन और वहाँ के डिस्ट्रिक्ट हमारे होल्डर थे, महिला बाल विकास विभाग, पुलिस, सबको अलर्ट करके पूरी टीम को जो है वो लगा के उन बच्चों को रेस्क्यू कराया और संबंधित उस कारखाने के मालिक के खिलाफ जो है हमने लेबर एक्ट का प्रकरण दर्ज कराया, पुलिस में आईपीसी के अंतर्गत भी प्रकरण दर्ज कराया। एक घटना ये हुई। वहीं दूसरी घटना हमारी अभी सेकेंड दौर के बाद जब लोगों के काम धंधे रोजगार छूट गए तो हमारे यहाँ के बच्चे डिंडोरी और मंडला के कुछ ऐसा एक ब्लॉक था जो बिल्कुल इंटीरियर में है, लगभग 60 किलोमीटर दूर। वहाँ के ब्लॉक के बच्चे जो है वो लगभग 20 बच्चों को रायपुर में एक बाल आश्रम में जो कि ना अवैध रूप से चल रहा था, उसमें उन बच्चों को रेस्क्यू किया गया
और ये जानकारी वहाँ के मीडिया के माध्यम से जैसे हमको लगी, तो मैंने उसी रात को कलेक्टर मैडम से बात की, एसपी साहब से बात की और कहा कि ये जो बच्चे हैं वो हमारे मंडला डिंडोरी ब्लॉक के हैं और इनको तत्काल वहाँ पर जो है प्रकरण दर्ज करा के वहाँ के अधिकारियों से बात करके हमारे यहाँ के अधिकारियों ने जो है वो उन बच्चों को वहाँ पर सुरक्षित रखते हुए वन स्टॉप सेंटर में फिर वहाँ पर लाने की कार्रवाई की गई। हमारी सीडब्ल्यूसी हो, हमारी चाइल्ड लाइन हो, उसको हमने अलर्ट करके यहाँ से पूरी टीम के साथ एसपी से बात करके भेजा और फिर एसपी महोदय के द्वारा यहाँ से हमारी पुलिस टीम गई और उन 19 बच्चों को यहाँ पर लाया गया। उस दौरान ये जानकारी सामने आई कि ये बच्चे वहां पर पढ़ाई के उद्देश्य से उन माता पिता, उन आदिवासी माता पिता को बरगलाकर, उनसे झूठ बोलकर, उनको लोभ लालच देकर कि आपके बच्चों को हम पढ़ाने ले जा रहे हैं, ऐसा करके उन बच्चों को एक संस्था, एक एनजीओ द्वारा ले जाया गया था यहाँ से और रायपुर के एक कमरे में ले जाके बंद कर दिया, जहां उनको खाना दे दिया और इस तरीके से उनको 3-4 दिन हो गए थे। उसी दौरान किसी को ये पता चला कि एक कमरे में, एक हाल में बहुत सारे बच्चे एक साथ डले हुए हैं बिस्तर पे, तो उस व्यक्ति ने जो है पुलिस को सूचना दी और उस दौरान वहां पर रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू करने के बाद उन बच्चों को सुरक्षित रखा गया और यहाँ पर सूचना दी गई। तो यहाँ पर कलेक्टर मैडम ने हमारे निर्देश पर, हमारी सूचना पर, हमारी जानकारी में आते ही हमने उनसे बात की और एसपी और कलेक्टर महोदय ने पूरा मिलके एक पूरा जो है प्रशासन ने यहाँ से फिर यहाँ पर टीम भेजी और उन बच्चों को लाया गया और उन माता पिता को सौंपा गया। उन माता पिता की एक काउंसलिंग भी की गई। उनको बताया गया कि ऐसे किसी के साथ भी हमारे बच्चों को नहीं भेजा जाना चाहिए था, जो आपको कहीं से भी आके ये कहते हैं कि हम आपके बच्चों को पढ़ाई करने ले जा रहे हैं। ये एक ट्रैफिकिंग का हिस्सा भी हो सकते थे, ये इनके साथ और कुछ घटना भी हो सकती थी। तो निश्चित तौर पर समय रहते ईश्वर ने उन बच्चों को हम तक जानकारी या हमारे लोगों तक या स्टेक होल्डर तक या जो व्यक्ति हम जिसे कहें कि धन्यवाद दें उसे, तो उसने तत्कालिक सूचना वहां रायपुर प्रशासन को दी और ये बच्चे जो है वो हमारे सुरक्षित लौट आए हैं और अब वो वहां पर रह रहे हैं। उनकी पूरी देखरेख की जा रही है, उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है। उनकी पढ़ाई की ऑनलाइन व्यवस्था तो नहीं है, लेकिन उन तक सामग्री पहुंचा के कैसे उनको हम शिक्षा से जोड़ने का काम हम कर रहे हैं। वहीं हम दूसरी तरफ देखें तो हमारे तेलंगाना के एक कस्बे में जो है वो वहां पर ऑपरेशन मुस्कान करके एक चलाया गया था, वहां के राज्य द्वारा, वहां के जिले द्वारा। तो वहां पर हमारे 16 बच्चे जो है वो इसी बिछुआ ब्लॉक के वहां पर भी एक कारखाने में साबुन के पाए गए, यानी कि वहां से रेस्क्यू किए गए। उस जिले के अधिकारी, चाइल्ड प्रोटेक्शन अधिकारी ने रात में मुझे लगभग 11:30 बजे फोन लगाया कि चौहान सर, वो उसके पास मैं एक मीटिंग में गया था, तो वो उस दौरान कहीं मुझे मिला था, उसके पास मेरा नंबर था, तो उसमें मध्य प्रदेश में कोई नंबर याद नहीं आ रहा था कि किसको बताया जाए। उसने मुझे फोन लगाया और कहा कि ये बच्चे जो है वो आपके मध्य प्रदेश के हैं और ये कोई डिंडोरी मंडला जिले का बता रहे हैं। तो हमने फिर सीडब्ल्यूसी को बोला, सीडब्ल्यूसी ने उनको संपर्क किया, मेल आया और इस तरीके से हमारे जो स्टेक होल्डर्स के साथ जो प्रक्रिया होती है उसमें भी हमने शासन को अलर्ट करके तत्काल उन बच्चों को बुलवाया। इस तरीके की जो घटनाएं हमारे सामने इस लॉकडाउन के दौरान के बाद आई है, कहीं ना कहीं ये बच्चे बाल श्रम के लिए ले जाए गए। वहीं हम दूसरी तरफ देखें तो मैं लगभग पहले दौर के बाद लगभग मैंने बड़वानी अपना 5 जिला जो है, खरगोन, जी। धार, इन डिस्ट्रिक्ट में दौरा किया। वहां पर मैंने जो हमारे ट्राइबल ब्लॉक के जो अंतिम छोर के ब्लॉक थे, उनमें जाके प्रशासन के साथ बैठक की। इस बार भी मैं अलीराजपुर, झाबुआ और धार गया। जब मुझे मेरे सामने, जब मैं गुजरात, यानी हमारे जो ऐसे कुछ जिले हैं जिनके जिलों से अन्य राज्यों की सीमा लगती है, सीमाएं और लगती हैं। वहां पर हमारे कुछ लोग जो है वो काम करने के लालच से, यानी ज्यादा पैसा मिलता है तो उनको यहाँ के एजेंट जो है वो ले जाते हैं और पूरे परिवार के परिवार माइग्रेट हो जाते हैं। यानी पलायन की संख्या हमारे राज्य में इन 4-5 जिलों में ज्यादा है। इन इन जी। जिलों से गुजरात राज्य में काम की मंशा से लोग ले जाए जाते हैं, क्योंकि अधिक पैसा देते हैं, वो लालच, वहां पर प्राइवेट फैक्ट्रियों के एजेंट काम करते हैं। लेकिन सवाल ये कि उनके साथ जो बच्चे माइग्रेट होते हैं, मैं वो बहुत गंभीर और चिंता का विषय है कि कहीं ना कहीं वो बच्चे शिक्षा से दूर होते जा रहे हैं और वो सारे जी। बच्चे उस परिवार के साथ माइग्रेट हो जाते हैं और वो वहां जाते हैं। तो मैंने उन आयोग के दृष्टिकोण से हमने वहां पर प्रशासन के साथ पूरी जो आखिरी ब्लॉक थे गुजरात की बाउंड्री से लगे, चाहे वो सोंडवा ब्लॉक हो, चाहे वो राणापुर हो झाबुआ का, चाहे वो धार का ब्लॉक हो, हमने सभी ब्लॉकों में
प्रशासन के साथ एक पूरी समन्वय की राजनीति करके सभी विभागों को एक साथ लेकर के रणनीति बना के हमने एक पूरी टीम के साथ एक काम चालू किया है, एक कार्य आरंभ किया है कि कैसे हम इन बच्चों को पुनः वापस लाएं और शिक्षा से जोड़ें, उनको विश्वास दिलाएं, उन लोगों को रोजगार उपलब्ध कराएं। उसमें प्रशासन के सारे लोग मौजूद थे, उनने हमसे भरोसा दिलाया, वादा किया कि आयोग के सामने कि इन बच्चों को हम वापस लाने की पूरी कोशिश करेंगे। चूंकि कोविड के बाद की परिस्थितियां बदली और कहीं ना कहीं रोजगार के नहीं होने से ये लोग रोजगार के चलते वहां चले जाते हैं और कुछ महीनों के लिए जाते हैं। शासन अपना काम कर रहा है, शासन ने हर स्तर पर इन लोगों को जोड़ने की कोशिश की है, मनरेगा के माध्यम से हो, चाहे छोटे मोटे रोजगार में लोन देने के माध्यम से हो, कहीं ना कहीं इनको जोड़ने की बहुत कोशिश करते हैं ट्राइबल ब्लॉक के क्षेत्रों में आदिवासियों को। लेकिन ये लोग जो है कुछ ज्यादा पैसे के लालच में उन एजेंटों की बातों में पूरे परिवार के परिवार चला जाते हैं और उन बच्चों को ले जाते हैं जिनकी पढ़ने लिखने की उम्र होती है, वो वहां जाके उनके साथ काम में हाथ बटाते हैं। तो काम में हाथ बटाने से उनका भविष्य खराब हो रहा है, वो कहीं ना कहीं पढ़ाई से दूर होते जा रहे हैं। तो ऐसे बच्चों को पुनः जोड़ने के लिए हमने पूरी रणनीति के साथ शिक्षा विभाग के साथ, और इसी दौरान हमने ये भी देखा कि जी हमारे बच्चे ड्रॉप आउट भी हो गए हैं। और जी लगभग मेरे सामने जो एक आंकड़ा, मैं अगर आपको बिल्कुल आपके सामने तथ्यात्मक जानकारी आंकड़ों के साथ दूं तो इन 5 जिलों में लगभग लगभग 35,000 बच्चे, 35,000 अलीराजपुर, झाबुआ, धार, बड़वानी, इन जिलों में लगभग 30 से 35,000 बच्चे ड्रॉप आउट। ये निश्चित तौर जी पर एक चिंताजनक आंकड़ा है जी और इसमें मैं किसी को दोष तो निश्चित तौर पर हमारे नीचे तबके के शासन प्रशासन के लोगों का है, लेकिन कहीं ना कहीं परिस्थिति का ज्यादा है। कोविड के बाद ऐसी स्थितियां बनी कि जब स्कूल नहीं लग रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई काम नहीं है, रोजगार नहीं है, तो लोग जैसे ही सेकेंड वेव खत्म हुई और एकदम लोगों के सब्र का बांध टूटा और कैसे उनकी आर्थिक परिस्थिति को बदलें, तो उसके लिए वो कहीं ना कहीं कमाने चले जाते हैं। इस पर कोई रोक हम लगा नहीं सकते क्योंकि हम उतना रोजगार देने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हम उतना नहीं दे पा रहे हैं, तब कहीं जाके वो दूसरे जिलों में जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमने शासन के साथ बात की, हमने प्रशासन को कहा कि इन लोगों को भरोसा दिलाना बहुत जरूरी है। तो हमने लोगों से सुझाव मांगे, हमने संस्थाओं को लगाया, वहां पर कई संस्थाएं काम कर रही है, टाटा ट्रस्ट हो, वहां पर अपनी एजुकेट गर्ल हो, वहां पर वर्ल्ड विजन हो, वहां पर अपना द सेव द चिल्ड्रन हो, ऐसी संस्थाओं को हमने एकत्रित किया और हमने कहा कि यहाँ काम करिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इनको क्या मदद दे सकते हैं, आप मोहल्ला क्लास चलाइए, मोहल्ला स्कूल चलाइए, एलईडी प्रोजेक्टर पर सॉफ्टवेयर पर हमारी सामग्री, शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध कराइए, बीआरसी के साथ कोलैबोरेशन कीजिए, शिक्षा विभाग के साथ काम करिए। इस तरीके से हमने पूरा एक समन्वय बनाकर सभी विभागों का, कि एक विभाग कोई काम नहीं कर सकता। मैंने ये भी देखा कि बहुत अच्छे तरीके से वहां पर हमारा शिक्षा विभाग कई जिलों में बहुत अच्छा काम कर रहा है। बच्चे ड्रॉप जी आउट है, निश्चित तौर पर चिंताजनक बात है, लेकिन उसके साथ प्रयास में कमी नहीं है। सरकार ने वहां के टीवी के माध्यम से कोर्स चलाए जा रहे हैं, शैक्षणिक सामग्री व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से पहुंचाई जा रही है, ये शिक्षा विभाग काम कर रहा है। जहां जी नहीं पहुंच रहे हैं वहां पर हम उनको ताकीद दे रहे हैं, प्रशासन को अलर्टनेस कर रहे हैं कि आप जाइए और इन बच्चों तक शिक्षा को पहुंचाने का काम करिए, क्योंकि एक बड़ी संख्या में हमारे बच्चे ड्रॉप आउट हो गए हैं परिस्थिति बस। ये तो ट्राइबल जिलों की बात हम करें, लेकिन जी अगर हम पूरा औरा देखें तो इसमें कहीं ना कहीं बाल श्रम की तरफ जो बच्चे गए हैं वो भी शिक्षा से दूर हो गए हैं, और एक बड़ी संख्या में कहीं ना कहीं बच्चे ड्रॉप आउट हो गए क्योंकि स्कूल नहीं लगने के कारण। ग्रामीण क्षेत्रों में ना एंड्रॉइड मोबाइल है, बीस जी प्रतिशत लोग ऐसे होते हैं जिनके पास मोबाइल नहीं होता, 50-60% ऐसे होंगे जिनके पास मोबाइल, लेकिन 40% लोगों के पास आज भी रूरल बेल्ट में तकनीकी संसाधनों की कमी होने के कारण हम उनको ऑनलाइन कक्षा से नहीं जोड़ पाए हैं। ये निश्चित तौर पर हमारी प्रयासों में कमी कह सकते हैं या व्यवस्था में कमी कह सकते हैं। इसको सुधारने के लिए भी सब मिलकर प्रयास कर रहे हैं, रणनीति के तहत काम कर रहे हैं, शासन अपना काम कर रहा है, हम लगातार आयोग के दृष्टिकोण से मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उसको उनको हम कोई ना कोई सुझाव के माध्यम से गाइडलाइन बनाकर हम उनको ये प्रेशराइज कर रहे हैं कि भाई आपको ये काम करना है, इन बच्चों को शिक्षा को बेहतर कैसे हम उनको पुनः जोड़ सकें, उसके लिए हम लगातार इस पर काम कर रहे हैं। जी जी जैसे अभी आपने बाल श्रम और शिक्षा का अभाव या अपनी शिक्षा बीच में ही छोड़ने पर मजबूर बच्चों की बात की, तो मैं आपका प्रोफाइल देख रही थी, आपने ये राज्य शासन के शिक्षा विभाग में सर्व शिक्षा अभियान के आप डिस्ट्रिक्ट संचालक भी रहे हैं।
जी जी। तो इसके अनुभव के तौर पे मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत सी योजनाएं बनाई हैं बच्चियों को लेकर, मतलब प्राथमिकता बच्चियों को जी की है उसमें। तो उससे क्या आप देखते हैं कि आयोग और सरकार, राज्य सरकार की साझा उससे प्रयासों से क्या जो गर्ल का जो ड्रॉप आउट रेट है स्कूल से वो कुछ कम हुआ है, उसका कुछ असर पड़ा है? ये सरकार की योजनाओं से कुछ फायदा हुआ है इसका, जो बच्चियां स्कूल छोड़ देती हैं बीच में, अपनी शिक्षा को पूरा नहीं करती हैं? हाँ, कहीं ना कहीं जो आपकी का जो विषय है वो आयोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और लगातार मैं तो खैर एक जिले का संचालक रहा जिले में, जब मैं राज्य शिक्षा केंद्र से जुड़ा था, तब जी उस दौरान तो जो सर्व शिक्षा अभियान में संचालक पद पर जो सदस्य की एक भूमिका होती है, उसमें मैं जो पंचायतों में के माध्यम से जो अतिरिक्त कक्षों का निर्माण होता है, आपने देखा होगा कि जी हमारे स्कूलों में जब कभी भवन की कमी होती है तो एक दो कमरे अतिरिक्त बनाए जाते हैं, वो आरएसके की तरफ से बनते हैं। ये मिडिल स्कूल में ऐसी व्यवस्था होती है। तो जी उन अतिरिक्त भवनों में भ्रष्टाचार होता था और आज भी होता है। इस बात को स्वीकार करने में मुझे कोई बुराई नहीं है, क्योंकि मेरी आंखों के सामने जब मैंने कई चीजें देखी तो मैंने उस पर लगाम कसनी शुरू की और मैं 2 साल मेंबर रहा। आपका जो सवाल था कि निश्चित तौर पर आप संचालक भी रहे, तो मैंने आपको बताया कि एक व्यवस्था होती है स्कूलों में अतिरिक्त कक्ष की, तो जी उसको देखना हमारा काम था, उसका निरीक्षण करना हमारा काम था कि वो पंचायतों के द्वारा बनते थे। और आप समझ सकती हैं कि जब पंचायत कोई चीज को बनाती है तो निश्चित तौर पर वो लोकल स्थानीय लोग जुड़े होते हैं, और कहीं ना कहीं वो भ्रष्टाचार, उसमें जो उसकी राशि मिलती है उसको वो कहीं ना कहीं उतना अच्छा निर्माण कार्य नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं गड़बड़ करते हैं। जी इसको लेके मैंने 2 साल लगातार भोपाल जिले में काम किया, मैं सदस्य था। जी और बैरसिया हमारे जितने भी आसपास के ब्लॉक थे उनमें जो भी भ्रष्टाचार की शिकायत आती थी मैं उसको देखने जाता था और उस पर कार्रवाई कराता था। तो ये एक वो पार्ट था। लेकिन आपका जो सवाल है वो एक बड़ी चिंता का विषय है, और इस पर हम लगातार काम कर रहे हैं कि हमारी जो बेटियां हैं, खासकर जी बच्चे तो हम कहीं ना कहीं कैसे भी करके शिक्षा से जोड़ लेते हैं, लेकिन हमारी जो बेटियां हैं वो परिस्थिति बस कह लो या घर के दबाव में या परंपराओं के चलते शिक्षा से दूर हो जाती हैं। जब सामान्य दौर था तब दूर हो जाती थी, तो निश्चित तौर पर कोविड की स्थितियां हैं तो उसमें वो दूर हुई हैं। लेकिन वहीं एक बहुत अच्छी पॉजिटिव बात मैं आपको बताऊं कि उन बच्चियों ने वो काम किया है जो बड़े बड़े नहीं कर सकते। उन बच्चियों ने अपने छोटे भाई बहन को पढ़ाने की कोशिश की है, तो वो घर में रह के पढ़ाई करने की कोशिश करती है और अपने छोटे भाई बहन को पढ़ाती है। ये मैंने अपनी आंखों से देखा उन जिलों में जाके, और इन बच्चों से बात की। मैं एक गांव में जी गया मैडम, जी एक झाबुआ का एक गांव था झाबुआ का। वहां पर मैं जब एक ग्राम पंचायत में गया, एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की पति की मृत्यु हो गई, और मतलब वो बच्चे उसके सिंगल पेरेंट्स खत्म हो गए और बच्चे चूंकि वो हो गए थे, उनको देखरेख की आवश्यकता थी। जी तो मैं उस गांव में मिलने गया उन बच्चों से, तो वहां पर मैंने देखा कि उनके परिवार में जो बड़ी बच्चियां थी वो पढ़ना भी चाहती हैं और वो अपने भाई बहन को पढ़ाती थी। उस परिस्थिति में जब लॉकडाउन लगा, जब कोई ऑनलाइन क्लास नहीं, संचालन नहीं, ना कोई तकनीकी संसाधन थे, ना कोई मोबाइल था, उन्होंने अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ाया। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा कि आप पढ़ना चाहते हो? उन्होंने कहा कि हम पढ़ाई करते ही हैं ऑलरेडी और हम पढ़ना चाहते हैं, लेकिन जी परिस्थितियां ऐसी थी कि स्कूल हमारा खुला नहीं। उसी समय वहां पर जो हमारे अधिकारी मौजूद थे, हमने कहा कि आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर इनको जोड़िए और कैसे आगे शिक्षा को हम इनकी ले जा सकते हैं। जब स्कूल खुलेंगे तो स्कूल हमको खोल के इनको, ये ऑलरेडी एडमिट तो है ही जी जी कि कहीं ना कहीं जो आपका विषय था वो बहुत गंभीर है और उस पर मैं बहुत काम कर रहा हूँ। और जी मेरी चिंता भी यही है। मैं हमेशा संस्थाओं से भी ये कहता हूँ कि बच्चे तो हम कैसे भी जोड़ लेते हैं, लेकिन बच्चियां जो हमारी जो 12 से 18 के बीच की हैं वो सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट होती हैं। तो जी कैसे हम उनको जोड़ें? और कहीं ना कहीं उनकी इच्छा ज्यादा पढ़ने की होती है और उनके मन में ये भाव होते हैं कि हम पढ़ना चाहते हैं लेकिन परिस्थिति बस नहीं पढ़ पा रहे हैं। चाहे वो कोरोना की परिस्थिति कह लें, चाहे वो जी घर की परिस्थितियां कह लें, तो जी निश्चित तौर पर अभी वर्तमान अगर परिदृश्य में हम देखें तो सबसे ज्यादा बच्चियां हमारी ड्रॉप आउट हुई हैं। तो जी बच्चियों को जोड़ने के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कैसे उनको व्हाट्सएप ग्रुप बना के गाँव में टीचर, हमारा जो स्कूल का टीचर होते हैं, आसपास के जी हाई स्कूल के जो टीचर होते हैं, तो जी उसमें सरकार का एक बहुत बड़ा रोल है। सरकार इसके लिए लगातार काम कर रही है। सरकार जी ने
जब भी अपने टीचरों को मोहल्ले मोहल्ले कोरोना के खतरे में पहुंचाया, और वो बेचारे सब जाके उन गाँव में जाके उन पंचायत के लोगों से मिलके सचिव के माध्यम से कहीं ना कहीं उन लोगों को कैसे शिक्षा से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें हमने एक सुझाव दिया कि हम स्थानीय बोली को हम हथियार बना सकते हैं, उसमें हम उस भाषा में उनको पढ़ाएं, उनको जी जोड़ें। कहीं जी ना कहीं कम्युनिटी ऐसी भी रहती है जो लोकल भाषा को ज्यादा प्रेफर करती जी है, तो हम उसको जी जोड़ें जी रेडियो के माध्यम से, जी टीवी के प्रोग्राम के माध्यम से। किस तरीके से गांव तक हमारी शिक्षा पहुंचे, ये पहली प्राथमिकता मध्य प्रदेश सरकार की भी है और मध्य जी प्रदेश बाल आयोग की भी है। इसको जी पहुंचाने का हमने लगातार काम किया है, और इसके लिए हमने ब्लॉक स्तर के जो अधिकारी है उनसे हम जी वर्चुअल संवाद में भी रहते हैं और लगातार संपर्क में रहते हैं कि कोई जी बच्चा अगर इस तरीके की चीज हमारे सामने आती है। अभी जी मेरे सामने आरटी के एडमिशन हुए, और इस बार मैं आपको बता दूं मैडम कि मध्य जी प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ है कि जहां 1.5 लाख सीटें थी जिस जिले में, जी वहां पर 1,40,000 या 40,000 1,40,000 प्रवेश बच्चों ने सरकारी स्कूलों में लिया। अब आप जी सोच सकते हैं कि जो जी प्रवेश की संख्या है वो कितनी ज्यादा है। यानी कि प्राइवेट से भी मोह भंग लोगों का हो रहा है। यानी जी जो 30-40% प्राइवेट की तरफ लोग चले जाते थे, वो जी कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल से तंग आके परेशान होकर जी सरकारी स्कूलों की तरफ आ रहे हैं। हमारे जी यहाँ मुख्यमंत्री जी ने अभी सीएम राइज स्कूल की घोषणा की है। जी शिक्षा के स्तर को सुधार करने के लिए कुछ स्कूल ऐसे बनाए जा रहे हैं जो दिल्ली सरकार की तर्ज पर उन स्कूलों के संसाधनों को जी अपडेट किया जा रहा है। यानी कि प्राइवेट से भी अच्छे स्कूल वो बनेंगे और उनमें गुणवत्तापूर्ण व्यवस्था रहेगी, और गुणवत्तापूर्ण टीचर भी मतलब उसमें वैसे ही होंगे जो बहुत ही ज्यादा उनके टेस्ट लिए जाएंगे, जी और उस वो जो टीचर होगा तो बहुत ही विद्वत्ता वाला होगा, यानी कि बुद्धिजीवी होगा। उसके लिए उसको परखना, टेस्ट लेना, उसके बाद उसकी परीक्षा होगी, उसके बाद वो टीचर यहाँ पर पदस्थ होगा। तो जी कहीं ना कहीं सरकार की भी मंशा है और आयोग की भी मंशा है कि बच्चे शिक्षा से लगातार जुड़े रहें। मैंने भी भोपाल की 10 बस्तियों में घूम के स्लम एरियो में भी उन बच्चों के हाल जानने की कोशिश की कि ये बच्चे कैसे रह रहे हैं, ये बच्चे कैसे शिक्षा से जुड़ पाएंगे। तो जी निश्चित तौर पर मैंने देखा जी कि बच्चों को लगातार इस कोरोना के दौरान पढ़ाई जी जरूर छूटी, लेकिन उनका जी प्रयास नहीं छूटा, और जी हमने भी लगातार पहुंचाने का प्रयास किया। तो जी हम ये माने कि आयोग और सरकार के प्रयासों से अब वो जी स्थिति नहीं है। बच्चे जी लगातार कंटिन्यू शिक्षा की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, जी स्कूल भी थोड़े थोड़े खुले हैं, हम जी उनको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, और जो जी चीज कहीं कम्युनिकेशन गैप हो गया है उसको भी जी पूर्ण करने का प्रयास कर रहे हैं। इस जी तरीके से हम जी लगातार शिक्षा पर बच्चों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। जी जी जी, जी। एक चीज जरूर मैं आपसे कहना जी चाहता हूँ, एक विषय छूट गया है, क्योंकि वो जी इसलिए जी जरूरी था कि आपने पिछले बार कहा कि कहीं ना कहीं जब बाल श्रम की तरफ बच्चे जाते हैं तो ट्रैफिकिंग की तरफ भी जाते हैं। जी तो जी एक दो घटनाएं का जिक्र मैं करना भूल गया कि बीच में लॉकडाउन के दौरान जी कुछ ऐसी परिस्थितियां या एक घटनाक्रम हमारे सामने ऐसा आया जी कि एक ट्रेन में कुछ लगभग एक कंपार्टमेंट में 20-25 बच्चे और कुछ मौलवी लोग लेके उनको बिहार की तरफ से वो ट्रेन आ रही थी। ओह, हमारे कुछ खंडवा में कुछ बुद्धिजीवी लोग उसमें बैठे थे, उससे कहीं से पहले स्टेशन से जी उन्होंने जी देखा बच्चे बैठे हुए हैं जी और उनकी कोई लेडीज नहीं है बहुत ज्यादा उनके साथ। तो इतना बड़ा परिवार तो हो नहीं सकता, तो कहीं ना कहीं ये संदिग्ध है, और इसको लेके उन्होंने चाइल्ड लाइन को सूचना दी। जी तो और हमको चाइल्ड लाइन ने हमको बताया कि ये बड़ा मामला है, चूंकि आपका इंटरवेंशन बहुत जरूरी है। जी तो हमने वहाँ के पुलिस को इन्फॉर्म किया, और तो हाँ, बीच में कहीं ना कहीं हमने उनको उतार कर हमने वहां पर जांच कराई। जी तो पता चला कि वो बच्चे जो है वो इंदौर एक उसमें लिए जा रहे थे, मदरसे में पढ़ाने के लिए जा रहे थे। जी तो लेकिन चूंकि उनके परिजन साथ में थे, तो उनके परिजनों का ये कहना था कि हम साथ में हैं, तो चूंकि हम उनको छोड़ने जा रहे हैं, लेकिन साथ में कोई महिला या बहुत ज्यादा इस तरीके के सदस्य नहीं थे। हमने जी उनकी छानबीन की और हमने उसके संबंध में अगले स्टेशन पे सूचना दे दी, और हमने इंदौर में भी पुलिस को सूचना दी कि भाई इसकी तस्दीक की जाए जी और इसमें क्या है। जी वैसे ही ये घटना अभी हाल फिलहाल एक भोपाल में भी हमने कुछ ऐसे ही बच्चों को रोक कर उतार कर हमने हमारी बाल कल्याण समिति हमारे स्टेक होल्डर्स ने पूछताछ की, और जी उसमें भी संदिग्ध अवस्था लगी। तो हमारे कहने का मतलब ये कि जब भी हमें ऐसा लगता है कि कोई चीज ऐसी गतिविधियां हैं जो जी हमें ऐसी लग रही है कि जो कि असम्मान मतलब कहना चाहिए कि एकदम अप्रत्याशित जी वो लग रही है, या जी उसकी जानकारी हमें मिली, तो कहीं ना कहीं हम उसको भी मॉनिटरिंग करते हैं और बराबर लगातार
हम निगरानी बना के रखते हैं कि ऐसी जी। कोई गतिविधि हमें लगे कि जो बिल्कुल हमारे हिसाब से उचित नहीं है बच्चों के हिसाब जी। से, तो उस पर भी हमारा ध्यान रहता है और बराबर हम उस पर काम करते हैं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ब्रिजेश जी, आपने अपना कीमती समय में से हमारे लिए समय निकाला और जो भी हमारी इस विषय में जो भी हम जानना चाहते थे और आपके योगदान और आपके और आयोग के योगदान को हम अच्छी तरह से समझ सकें। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।